My name is Radhika Marwa. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द जेई मेंस एग्जाम। बेटा ये जो एग्जाम है दिस इज ऑफ 29th ऑफ जनवरी। ओके, 29th ऑफ जनवरी का शिफ्ट 1 का एग्जाम है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा होगा हमें नहीं पता है, बट ये मेमोरी बेस्ड जो हमारे पास आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लियर इट कि ये सेशन जेई मेंस का जो पेपर लिख के आए हैं बच्चे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है बेटा। ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 12th में जो पढ़ रहे हैं या 11th में जो पढ़ रहे हैं। मैं आई विल ट्राई कि इस पूरे पेपर को डिस्कस करते हुए आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट एज वेल, सो दैट जब आप जेई मेंस 2 में बैठो तो भी आपको इनमें से कॉन्सेप्ट यूज अप हो जाएं और आपके लिए हेल्पफुल रहे। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन एज यू पीपल कैन सी ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। देखिए ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो देखो कि रिएजेंट क्या दिया हुआ है। एरो के ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले जिंक अमलगम एंड HCl। जिंक अमलगम एंड HCl देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। यस और नो? और सेकेंड रिएजेंट दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? रिडक्शन करता है। ठीक है जी। और साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस दी हुई है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन बेटा कहाँ पे यूज होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन कन्वर्ट करता है कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में। ठीक है। अब हमारे पास जैसे ये रिएक्टेंट था, ये है। अब बेटा इसमें ये तो क्लियर है आपको कि इफ वी आर यूजिंग दिस द जिंक अमलगम एंड द HCl तो उसमें क्या करना है? इसमें C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को कन्वर्ट करना है CH2 में। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम किसको कन्वर्ट करें? यहाँ पे तो 2 C डबल बॉन्ड O है। ठीक है ना, एग्जाम में ये भी सोचा होगा आप लोगों ने। पर आप ध्यान से देखो ये वाला ग्रुप एमाइड है, दिस इज एमाइड। तो सबसे पहले क्या होगा? व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद दिस रिएजेंट तो ये वाला जो आपका ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ठीक है जी। अब उसके बाद है सेकेंड रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो सेकेंड रिएजेंट तो इतना आसान आपको आया था, सोचना ही नहीं था। अगर यहाँ पे सोडियम बोरोन हाइड्राइड होता तो 1 मिनट के लिए यू मस्ट हैव टू थिंक कि हाँ भी वो सेलेक्टिव है, करेगा या नहीं करेगा। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूस कर देगा। वो किसको रिड्यूस करेगा? जो सेकंड वाला आपका प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एमीन का NR2 है, डाई अल्काइल अमीन है। ओके जी। तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो ये जो आपका सेकेंड वाला ग्रुप है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्काइल में। अब हमारे पास जब हम ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में अल्कोहल है जो कि कभी हो ही नहीं सकता, OH ग्रुप है। सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता, थर्ड वाले में भी नहीं। तो दैट मीन्स वी आर हैविंग अ D ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन, जिसमें क्या किया गया है? ये दोनों एल्काइल में कन्वर्ट है। गॉट इट? तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन बनेगा बेटा D। सेकेंड क्वेश्चन था GOC से, बहुत इजी क्वेश्चन जिसमें आपको बस इफेक्ट्स का पता होना चाहिए। सबको पता है कि GOC में अगर आपको इफेक्ट्स आते हैं तो यू कैन इजीली क्रैक द क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा हुआ है फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन एंड कंपेयर द pKa वैल्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबको पता है कि pKa क्या होता है जी? pKa इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka। और Ka क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। तो मैं अगर इसको शॉर्ट में लिख दूं तो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। कई बार क्या होता है ना कि जब हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान आ जाए तो हम फटाफट से उसको मार्क कर देते हैं। बेटर है बड़े ध्यान से सबसे पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ को मार्क करो, क्योंकि pKa माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि pKa वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बड़े स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस क्वेश्चन में। एक बात हमेशा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, हमारी प्रायोरिटी क्वेश्चन में टाइम रिड्यूस करना बाद में है, पहले तो एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो -5 हो जाते हैं बेटा।
देखिए चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कंपेयर करनी है। सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या है, देखो फिनॉल है, फिनॉल के डेरिवेटिव हैं सब। अब बेटा जी अगर ये एसिड है, जैसे मैं फर्स्ट वाला ले लेती हूं, तो कहां से ये H प्लस का लॉस करेगा, यहां से ऑब्वियसली। तो यहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट टू द फिनॉक्साइड आयन, यहीं से तो H प्लस जाएगा ना। अब अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो इसका ये मीनिंग हुआ कि H प्लस का लॉस होने के बाद जो ये एनायन बना है, फिनॉक्साइड आयन बना है, वो किस में स्टेबलाइज हो रहा है। क्योंकि अगर H प्लस के लॉस होने के बाद उसका जो आगे आयन निकल के आ रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा ना। तो इन द अनदर वर्ड आपको इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है कि यहाँ कहाँ स्टेबलाइजेशन हो रही है। अब बात ऐसी है बेटा कि ग्रुप्स देखो, पहले पहले तो अब आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट से रिलेट करता है। ठीक है जी, तो लेट्स चेक इट आउट। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। ओके, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, -m हो सकता है, -I हो सकता है, -Hc हो सकता है। ठीक है, अब आपको NO2 की नेचर तो सबको पता ही है। What is the nature of NO2? What type of the effect does the NO2 shows? The NO2 is having the -m and -I effect, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब आप देखो कि सबको पता है कि दिस इज अ पिक्रिक एसिड। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कोई चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जो भी ग्रुप्स उस चार्ज को इंटेंसिफाई करते हैं, उसकी पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस को इंक्रीज करते हैं, वो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि नेगेटिव चार्ज की रिएक्टिविटी तो उसके नेगेटिव चार्ज के कारण होती है ना। तो ये ग्रुप क्या करेंगे, उसको विड्रॉ करेंगे, उसको डाल्यूट करेंगे, उसको डिस्पर्स करेंगे। तो दैट मीन्स उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। वो मैंने पहले भी लिख दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो फटाफट से बस इसके इफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन है और ऑर्थो पोजीशन पे दोनों इफेक्ट काम करेंगे, -m भी होगा और -I भी होगा। पैरा पे भी दोनों काम करेंगे, -m -I, यहाँ पे भी -m और -I। सेकेंड वाला देख लेते हैं हम मॉलिक्यूल। सेकेंड वाले में Cl दे रखा है और आपको पता है कि जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तो उसका कौन सा इफेक्ट काम करता है, वहां पे -I। ठीक है, यहाँ पे M नहीं लिखना है, M तो वैसे भी मेटा पे नहीं होता और कार्बन विद हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं लिखना है। अब उसके बाद है CH3, इसके बारे तो सोचना ही नहीं है बेटा, ये तो कैसा इफेक्ट देता है, ये +I इफेक्ट देता है। जहां पे हमने लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो एट द सेम टाइम दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। रिलीज करने वाले ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां पे हैं और ज्यादा देंगे तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। और लास्ट वाले में क्या है, NO2 है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पे -m भी करेगा और -I भी करेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम पहले लिख लेते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आ रहा होगा आपके दिमाग में ऑर्डर, कौन सा होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 1 के बाद किसकी टर्न है भाई, वन मोर थिंग ओवर हियर, यहाँ पे -I है अकेला और यहाँ पे दो इफेक्ट है, -m एंड -I। बाकी हम ये भी जानते हैं कि M की प्रायोरिटी I से ज्यादा होती है। तो पहले 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद किसकी बारी आ गई भाई, 2 की बारी आएगी, 2 के बाद किसकी टर्न आएगी, उसके बाद आएगा 3। और बेटा जी ये हमने किसका ऑर्डर लिखा है, ये हमने लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बट भूलना नहीं है कि हमें पेपर में एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है pKa का ऑर्डर, और pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो इसका रिवर्स देखो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें pKa का ऑर्डर लिखना है तो pKa में क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो देखो जी बेटा, सी ऑप्शन चीख चीख के कह रही है कि 3, 2, 4 एंड 1। तो उसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलें फिर आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज अ पैरामैग्नेटिक। इज एन आर लिखा हुआ है और ऑप्शन भी बिल्कुल वैसे ही दिए हुए हैं, काफी सारी चीजें मिक्स करके। ये बहुत आसान क्वेश्चन आया है, अगर आपको ने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ा ना तो उससे भी हो जाता। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक। क्या क्या है स्पीशीज हमारे पास? NO2। तो बेटा NO2 की जरा स्ट्रक्चर बना के देख लें। ठीक है जी, ये NO2 हो गया, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो दैट मींस इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद NO के आप कैसे भी बॉन्ड लगा के देख लो, सिंगल बॉन्ड लगा के देख लो, डबल बॉन्ड लगा के देख लो, NO और ऑक्सीजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड बना के देख लो, एवरी टाइम यू विल फाइंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है। तो मैम ये तो हमें पता था, बाकियों को कैसे चेक करें? बाकियों को भी चेक करना बहुत आसान है। देखो ये तो दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। अब आपके पास आया K2O। बेटा K2O बना कैसे होगा? पहले तो इसको देखो, ब्रेकअप करो, तो दिस इज K प्लस एंड द ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऐसे ही रहा होगा। हाँ, 2K प्लस होगा और O 2 नेगेटिव होगा। अब पोटाशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19। एक प्लस हो गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा जी, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन इज 8 प्लस 2 10। तो आपको नजर आ रहा है कि ये इवन इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है हमें मॉलिक्यूल? Na2O2। Na2O2 क्या होता है बेटा? सोडियम पर ऑक्साइड। अब सोडियम पर ऑक्साइड में भी क्या क्या चार्जेस होंगे? 2Na पे प्लस चार्ज होगा, इसको भी आप 2 लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा? O2 2 नेगेटिव होगा। ये तो आपको सबको पता है कि इवन इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 होते हैं, सोडियम में प्लस हो गया तो 10 हो गए। और यहाँ पे O2 2 नेगेटिव। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? MOT लगाओ भाई। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। 16 प्लस 2 कितने हो गए? 18। तो ये भी क्या है? इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो कौन कौन सी आ गई हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर E एंड B। नेक्स्ट है Cannizzaro रिएक्शन is an example of disproportion reaction। disproportionate होता है ये। and what is the catalyst used in the Cannizzaro reaction? very easy reaction। इसमें तो उसने सवाल पूछा ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या बनना है। ठीक है, इसमें सिर्फ किसके बारे में पूछा है? he is asking about only the catalyst used in the reaction। कौन सा रिएक्शन है बेटा? Cannizzaro। देखो इसमें पहली बात तो ये वो एल्डिहाइड दे रही है जिनके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, नो और द 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, 2 मॉलिक्यूल ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, और इसमें क्या डलता है बेटा जी? कंडीशन याद हो अगर आपको तो, स्ट्रॉन्ग NaOH, या आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस डलता है। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग बेस लगता है इसमें। और उसके बाद क्या होता है? क्वेश्चन में वो दे ही रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, तो यानी कि ये ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। पर प्रोडक्ट तो खैर वो पूछ ही नहीं रहा है, उसने किसके बारे में बात की है? कैटालिस्ट के बारे में। देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड तो पता है बेटा आपको, फ्रीडल क्राफ्ट का है। उसके बाद सेकंड वाली ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ओके, थर्ड वाला भी आप कभी भी नहीं लिखोगे। और फोर्थ वाला, थर्ड वाला किसका है? लुकास टेस्ट का है। ठीक है, देन इज अ रोजनमैन रिएक्शन D1। that means the correct option is a B। so let's see the another question। the another question is again the pKa value। इसमें भी बेटा जी पूछा हुआ है डिक्रीजिंग pKa वैल्यू बताइए। डिस्कशन हमने कर लिया है कि व्हाट इज द pKa। pKa is inversely proportional to the acidic strength। और हमने काम क्या करना है? हमने सबसे पहले लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आफ्टर गिविंग द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देन विल मूव अहेड फॉर द पीकेए। क्या क्या स्पीशीज दी हैं बेटे? पहला तो फिनॉल ही दे रखा है हमें, उसके बाद है बेंजोइक एसिड, उसके बाद है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद है ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है और फिनॉल। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो ऑप्शन छट जाएगी वो आपके पास है, सबका ध्यान गया होगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि इसके नाम के पीछे एसिड है। यस, एक्चुअली द थिंग इज कि
जब बेंजोइक एसिड आपका ये है, मैंने बेंजोइक एसिड लिखा, जब ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा तो क्या करेगा, H+ लूज करेगा ना। तो जब ये H+ लूज करेगा तो ये आयन बनेगा बेटे, क्या बोलते हैं इस आयन को, दिस आयन इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलेट, है ना, ये ग्रुप कार्बोक्सिलेट है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यस और नो, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस जब आप करते हो, ये देखो डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज कब होता है, जब कंजुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे कंजुगेशन है ना नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव और पाई में, तो यहां से ये यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है जी। तो जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन था बेटा वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, कुछ नहीं किया, बस ये वाला ऑक्सीजन आप ऐसा मान सकते हो कि ऊपर शिफ्ट हो गया। अब बेटे इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइजेशन के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। पहली बात तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा उतना वो स्टेबलाइज होगा। और जीओसी में तो ये बोलते हैं कि इफ देयर आर द चांसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन कंसीडर इट ऑन द प्रायोरिटी, ठीक है जी। तो जब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो वो हो भी किस पे रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, बोथ ऑक्सीजन एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो इसलिए हमेशा बेंजोइक एसिड या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले फिर हमारे पास क्या आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बाकियों में भी तो रेजोनेंस पॉसिबल है, बाकियों में तो पूरे रिंग में है, बिल्कुल पूरे रिंग में है, बट वहां पे अगर आप देखोगे जब रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आता है, कार्बन पे आता है, ठीक है ना, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइज होता है, ऑक्साइड का नेगेटिव एनबी नेगेटिव जब इसके साथ डीलोकलाइज होता है तो अपने बेंजीन रिंग के कार्बन पे नेगेटिव आता है। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो लगा दिया बेटा जी बेंजोइक एसिड को। उसके बाद बाकी हमें ये फैक्ट लिखने हैं, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, NO2, NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -MB और -IB, और यहां पे 2 NO2 प्रेजेंट है, यहाँ पे -MB होगा और -IB होगा, मेटा पे आपको पता है सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा, -I होगा, ठीक है जी। अब जितने ज्यादा माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स प्रेजेंट है किसी केस में, उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। तो अब फोर्थ वाली ऑप्शन में देखो 2 NO2 ग्रुप लगे हैं, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा आ जाएगा फिर फोर्थ, उसके बाद कौन सा आ जाएगा थर्ड, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा 1। बट फिर से हमें ध्यान देना है कि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछा हुआ है बेटा, हमें पूछा हुआ है pKa। तो pKa में क्या आएगा, सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 2। ओके जी, तो ये अगेन था आपका जीओसी का सवाल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेटलर्जी का बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा था, मैं ऑप्शन करेक्ट हूं ये वाला। Which of the following reactions corresponds to the Mond's process? सबको पता है कि Mond's process is used for the nickel, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना था, बी। बेटा इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनमें से सबसे फेमस था ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द करेक्ट मैच। इसमें आपसे क्या काम करवाया, इसमें उसने ये 4 रिएक्शन की लिस्ट दी है और एक लिस्ट दी है इसमें यूज होने वाले रिएजेंट्स की। देखो इस पेपर में ना क्लीमेंजन रिडक्शन 2 बार आया, अगर आपको सिर्फ क्लीमेंजन रिडक्शन ही आता होता ना तो आपके 2 सवाल ठीक हो जाने थे। देखो हमने पढ़ा था ना पहले क्वेश्चन में क्लीमेंजन रिडक्शन में क्या यूज होता है, जिंक अमलगम, यानी कि P किसके साथ जाएगा, 4 के साथ। आपने ऑप्शन देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें P 4 के साथ है, तो जो बच्चा ये भी पढ़ के गया है ना क्लीमेंजन रिडक्शन भी, उसके 2 सवाल हो जाते हैं। तो बाकी तो आपको समझ आ ही गया होगा कौन कौन से मैच करेंगे। क्लीमेंजन रिडक्शन जाएगा जिंक और मरकरी के साथ,
रीमा-टीमन रिएक्शन में क्या यूज होता है? ये आ जाएगा आपका 1 के साथ क्लेमेंजन रिडक्शन हो गया आपका जिंक मरकरी, ये नो सॉरी ये है यहाँ पे दिया हुआ है भाई, कहाँ पे दिया हुआ है? CsCl3, 3 को बेटा थोड़ा पैर में लिखना था, तो रीमा-टीमन रिएक्शन आ गया अपना यहाँ पे। तो क्यों हो गया 3 के साथ मैच, कैनिजरो ये हो गया आपका बेस वाला, और बाकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन ब्रोमीन और बेस। तो इसमें सीधा सवाल था, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रिएजेंट्स एंड देन टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है उसने? द नंबर ऑफ द ब्रिज बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड MN2CO10, इसको X बोल रहा है और Y बोल रहे हैं नंबर ऑफ द ब्रिज बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टंगस्टन दिया हुआ है और कार्बोनिल के साथ दिया हुआ है 6। देखो बेटा, पहले तो ये जो क्वेश्चन है मेटल कार्बोनिल का, इसमें ना 2 बातें अगर आपको आती थी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो आपको क्या दिया हुआ है, MN2CO10। जब भी कोई इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल हमारे पास आता है ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकली बना लेना चाहिए, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये पॉइंट लगेगा, देखना बराबर बराबर बांट दो पता लग जाएगा। फिर भी अगर दिमाग में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ी ही नहीं है, हम करके ही नहीं गए हैं कि MN2CO10 में क्या CO कुछ ब्रिज में भी आते हैं, तो उसके लिए जो इसका एग्जैक्ट मेथड है, इसमें बेटा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ द मेटल मेटल बॉन्ड। ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया, व्हाई आई एम डूइंग दिस? देखो अगर मैं मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट कर लूंगी तो उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि इनमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है और उसमें ब्रिजिंग है या नहीं है, कैसे क्या रहेगा, इसके स्ट्रक्चर की भी आपको नॉलेज हो जाएगी। नंबर ऑफ द मेटल मेटल बॉन्ड, मान लो कल को मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का क्वेश्चन आ गया तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 18N माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब इसमें N क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं। अब नेक्स्ट है, वो तो आपको दिख ही रहा है 2, उसके बाद है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मैग्नीज सबको पता है 3d5 4s2 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 14 प्लस हर कोई लिगेंड सिग्मा डोनर तो है ही है, तो कार्बोनिल सिग्मा डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 34। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया अपने पास 34। तो हम कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे MM बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे MM बॉन्ड्स आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 1। तो चलो ये भी सवाल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने सॉल्व कर लिया कि इसमें एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रही होगी, मैग्नीज मैग्नीज। बाकी मैंने आपको बताया ही है, बराबर बराबर बांट दो भाई, लड़ाई नहीं होनी चाहिए दोनों में। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर X रिप्रेजेंट करता है इसके कितने ब्रिज्ड बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास X की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो टंगस्टन का कार्बोनिल के साथ दिया हुआ है, उसमें तो ब्रिज्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसमें तो मेटल ही एक है, वो तो क्या अरेंजमेंट रहेगा 1 2 3 4 5 6, उसमें तो ब्रिजिंग हो ही नहीं सकती। ओके जी, तो इसका मतलब y कितना रहेगा हमारे पास, y भी 0 रहेगा, तो x प्लस y पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 0। ओके, तो दिस वाज अ क्वेश्चन इन विच ही वाज आस्किंग अबाउट कि कितने ब्रिज्ड बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दिया हुआ है Z एटॉमिक नंबर
2 अल्फा, अल्फा किसको बोलते हैं, अल्फा इज He24, हीलियम न्यूक्लियई इज नोन एज अल्फा, एंड 1 बीटा, बीटा क्या होता है बेटा, बीटा इज द इलेक्ट्रॉन E-1 एंड 0, और ये किसके बराबर है भाई, 92 के। इन सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, ये दोनों साइड पे मास और चार्ज सेम होने चाहिए। तो Z इसमें इंक्लूड है, तो बहुत आसान था, देखो Z प्लस यहाँ पे 4 हो गया -1, तो Z प्लस 3 इज इक्वल टू 92, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 89। बस उसने Z की वैल्यू पूछी हुई थी इस सीरीज में, तो ये बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज लैम्डा and the of the longest wavelength in the Balmer series of helium plus is x lambda by 5, find the value of x। तो बेटा देखो सबको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में से स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बड़ा आसान सवाल है। देखिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है जी, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। मैं एक बार टर्म्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। न्यू बार क्या है बेटा, दिस इज अ वेव नंबर, लैम्डा इज कॉल्ड एज अ वेव लेंथ, आर रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड इज अ एटॉमिक नंबर। सबको पता है कि बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन लाइक आयन। Ni फाइनल लेवल होता है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन आता है, N2 कहां से आता है, तो पहले इसका केस 1 देख लेते हैं बेटा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हाँ, इस पे थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना था कि वो क्या बोल रहे हैं, लैम्डा शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्टेस्ट भी लिख सकते हो या बेटर टू राइट इट एज मिनिमम, ओके, लैम्डा मिनिमम। तो बेटा जी अगर लैम्डा मिनिमम है तो लैम्डा का रिवर्स क्या है, न्यू बार, न्यू बार क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ओके। तो न्यू बार मैक्सिमम किसके बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z1 है, तो R को R ही रहने दो, Z हो गया आपका 1। अब यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि लैम्डा मैक्स हमें निकालना है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये जो सब्ट्रैक्शन में जा रहा है फैक्टर, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सही है या नहीं। 1 बाय n2 स्क्वायर आपका मिनिमम जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 1 बाय n2 भी आपका मिनिमम जाएगा, और इसमें n2 क्या हो जाएगा फिर, मैक्सिमम। गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज के बारे में बात हो रही है, लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज मतलब फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में वापस आ रहा है, ओके जी। और यहाँ पे n2 मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इंफिनिटी। अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो कहां कहां से आ सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू इंफिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई इंफिनिटी, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, r, तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r, दिस इंप्लाइज लैम्डा मिनिमम की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1 बाय r। तो फर्स्ट हाफ तो बेटा हमने कर लिया, अब देख लेते हैं सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट की, ठीक है जी, लॉन्गेस्ट की, और आपके पास आयन कौन सा दिया हुआ है, हीलियम प्लस। तो इसी क्वेश्चन को कर लो, बस दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, बस इस बार क्या चेंज आएगा, ये किसके लिए था, दिस इज फॉर द हाइड्रोजन एटम, ओके जी, एंड दिस इज फॉर द हीलियम आयन। तो इन द केस ऑफ द हीलियम आयन न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय, अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है यानी कि 1 बाय लैम्डा मैक्स, तो 1 बाय लैम्डा मैक्स है तो न्यू बार क्या हो जाएगा जी, मिनिमम बन जाएगा। आर जेड अब की बार कितना होगा, हीलियम है तो 2 स्क्वायर, सीरीज कौन सी बोल रहा है, बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, n1 की 2। अब इसमें आंसर आपको चाहिए मिनिमम, मिनिमम आंसर चाहिए तो ये मैक्सिमम जाएगा, यानी कि 1 बाय n2 क्या जाएगा अब मैक्सिमम, तो n2 क्या जाएगा आपके पास मिनिमम, और n2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n1 प्लस 1। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन वापिस आ रहे हैं, तो थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे करके वैल्यूज होनी चाहिए, तो जिसमें से मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी, थर्ड। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 4r आ गया यहाँ पे, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, 5 अपॉन 36, इससे ये कैंसल आउट हो गया, ये बन गया
5r/9। ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने? 1/λ मैक्स की। तो लेट्स सॉल्व फॉर द डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। तो लैम्डा मैक्स आपके पास कितना हो गया? 9/5r, जिसमें से 1/r को हमने क्या लिखा ऊपर? लैम्डा। तो दिस इज 9/5 लैम्डा। कंपेयर कर लो बेटा इसको इससे। 9 λ/5, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है? x कम्स आउट टू बी 9। ठीक है जी। तो दिस वाज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज इजी, जिसमें आपको एक फॉर्मूला 2 बार लगाना था, एक बार हाइड्रोजन पे और एक बार हीलियम पे। पर एक बात हमेशा याद रखेंगे बेटा, अगर आपको लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पे? इन्फिनिटी। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द न्यू बार मिनिमम या लैम्डा मैक्स, तो n2 की वैल्यू जाएगी n1 + 1। बाकी जो एग्जामिनर आपको कहता है, एग्जामिनर भगवान है भाई, जो कहता है मानना है आपको। उसने क्या बोला है कि ये वाली जो वेवलेंथ की वैल्यू आती है, ये आती है, उसको कंपेयर करो एंड यू कैन गेट द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इतना इजी क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से, और वो भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से। व्हाट इट इज सेइंग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज द इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो बेटा जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट मी एक्सप्लेन यू इसका मतलब क्या है। U किसका सिंबल है बेटा? U इज द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी। आप ऐसा मान के चल लो कि मान लो कोई सिस्टम है जिसके पास इंटरनल एनर्जी है U1, ठीक है जी। Q हमने उसमें हीट ऐड कर दी। हाँ एक बात और, इन द थर्मोडायनेमिक्स यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द साइन कन्वेंशंस। Q हीट एडेड टू द सिस्टम है। देखो केमिस्ट्री का ना बहुत एक सिंपल सा फंडा है, जो हीट ऐड हो रही है या जिस भी कॉन्सेप्ट से, जिस भी तरीके से सिस्टम की अपनी एनर्जी बढ़ रही है ना, उसको हमने प्लस लगाना है। तो Q हमारे पास क्या जाएगा? Q प्लस में जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि हीट एडेड टू द सिस्टम। हाँ अगर हीट इवॉल्व आउट ऑफ द सिस्टम होगा तो आप उसे माइनस लगा देना, अगर इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ये आता है तो। W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या है? दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे काम करेंगे तो सिस्टम की अपनी एनर्जी बढ़ेगी ना, तो दैट इज प्लस। Q इज द हीट एडेड टू द सिस्टम। तो अब सिस्टम की उतनी एनर्जी तो रही नहीं, कितना कुछ खा गया भाई सिस्टम, हीट भी खा गया, वर्क भी ले गया, तो अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई? U2। तो अब क्या आ जाएगा जी? देखो Q प्लस W किसके बराबर आ गया? U2 माइनस U1। तो दिस इज डेल्टा U। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो इससे तो हमें समझ में आ गया कि जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू द Q प्लस W, मीन टू से हीट एडेड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो ये सही है। दूसरा बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ डील करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन सी एक्सप्लेनेशन इसकी सही रहेगी? असर्शन एंड द रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. So that was option number A. क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर तो आप लोगों ने पढ़ा है इसको तो ये आराम से कर लोगे, ठीक है। और इसमें ना एक बहुत छोटा सा ट्रिक भी था, जिलेना, सबको पता होगा कि लेड सल्फाइड होता है, और बी के साथ 3A की ऑप्शन में था। तो अगर आपको एक देखो स्मार्ट वर्क करना होता है एग्जाम में, ठीक है, और पेपर आया भी ऐसा ही है आपका, ठीक है। इसमें सब कुछ पढ़ के जाने वाली बात ही नहीं थी, मतलब इतना आसान पेपर आया कि किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता तो अच्छे से कर जाता। तो जिलेना PbS हो गया। उसके बाद आप देखो ए के साथ क्या जा रहा है, फिर सिड्राइट के साथ FeCO3 एंड कैलामाइन के साथ जिंक कार्बोनेट। तो दैट वाज ऑप्शन नंबर बी। 13 question number 13 is the number of the cyclic tripeptides are formed with the 2 amino acids A and B. बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चन है ये। पेप्टाइड्स क्या होते हैं हमें पता है, जब आपके अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है उनमें, तो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। पहली बात तो वो बात कर रहा है साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड की। अब ये ट्राइपेप्टाइड के बारे में बात कर रहा है, कैसे ये बनी लिंकेज एक बार देख लेते हैं। ये आपका कार्बन है, इसके साथ लेट इट बी R है,
एक H है, R वेरी कर सकता है। एक साइड पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड पे है एमिनो ग्रुप। ये है बेटा आपका अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है जी। अब इसके साथ मैंने क्या किया, मैंने दूसरा अल्फा एमिनो एसिड लिया जिसका कंडेंसेशन रिएक्शन हम इसके साथ दिखाएंगे, CrH and NH2। तो ये जो आपके पास आएगा ना यहाँ पे NH and C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब कैसे बना पेप्टाइड बॉन्ड, जब दो अल्फा एमिनो एसिड इस तरह से कंडेंस हुए जिसमें क्या हुआ, एक के एसिड से और OH और दूसरे से H अमीन से H रिलीज होके वाटर का लॉस हो गया। अब आपने देखा कि अगर मेरे पास दो अल्फा एमिनो एसिड कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं तो एक आपके पास पेप्टाइड बनता है। ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ द साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड विद द टू एमिनो एसिड्स A एंड B। A एंड B से कितने आपके ट्राइपेप्टाइड्स बन सकते हैं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहले तो देखिए कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती कैसे है। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ वेरी सिंपल एमिनो एसिड लेके चलते हैं। हम ले लेते हैं जी ग्लाइसिन ले लो एक, तो ग्लाइसिन में हो गया CH NH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, एलानिन ले सकते हैं। एलानिन ले लेते हैं, इसके साइड कर लेंगे हम इसका NH2 वाला ग्रुप, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और OH। अब बेटा जी इसमें से कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। अब कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया तो क्या बनेगा, देखो आपके पास NH, मैंने इसका हाइड्रोजन अभी ओपन अप करके लिख लिया है ऐसे, CH2 C डबल बॉन्ड O NHC CH3 HC डबल बॉन्ड O एंड OH। अगर हम इसमें एक थर्ड वाला इंट्रोड्यूस कर दें अल्फा एमिनो एसिड, लेट इट बी, मैं इसमें एलानिन ही कर देती हूँ, ये वाला कर देती हूँ एलानिन। आप कोई भी कर सकते हो, अभी कॉम्बिनेशन हम इसके बनाएंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, इसका ये ग्रुप इस साइड पे रख दिया और NH2 यहाँ पे रख दिया। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बन रहा है अपने पास, साइक्लिक बन रहा है कि नहीं, साइक्लिक रिंग बन रही है ना। अब मैंने क्या कॉम्बिनेशन बिठाया, मैंने ग्लाइसिन ले लिया, एलानिन ले लिया और उसके बाद दोबारा से एलानिन ले लिया। अब यही बस आपको देखना है, आपने क्या देखा कि अगर तीन आपके पास अल्फा एमिनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, ये आपका एक साइक्लिक चेन बन गया। अब इसमें वो कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि ऐसे कितने बन सकते हैं। देखो क्या क्या ले सकते थे, या तो मैं तीनों ही एलानिन ले लूं, या मैं क्या कर सकती हूँ, आपको A B से करना है तो A B से कर लेते हैं सवाल, तीनों ही B ले सकते हैं। या फिर क्या करें भाई, या हम ऐसे कर सकते हैं, एक A और दो B इसमें ले लिए, या हम क्या कर सकते थे, दो B ले लिए एक A ले लिया। ठीक है, बाकी अगर आप इसको ऐसा लिखने की सोच रहे हो BBA या ABB, वो एक ही बात हो जाएगी। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ द cyclic tripeptides are formed with the two amino acids. One is triple A, then is triple B, then 1A, BB, BBA, और इसका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट है इसमें ऑप्शन दिया हुआ सिस प्लेटिनम डाई अमीन है और डाइक्लोरो है। आप इसको ऐसे वाले जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, Ma2B2, और उसका सिस वाला फॉर्म है। सिस वाला फॉर्म तो बेटा आपको पता है कि इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ओके, अब इसका आ गया ट्रांस वाला फॉर्म। ट्रांस वाले में तो वैसे ही आपके पास सिमेट्री होती है, इसी को ट्रांस में बना लेते हैं,
MAABB, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास है नेक्स्ट वाला बाइडेंटेट लिगेंड वाला, जिसमें क्या दिया हुआ है, EN दिया हुआ है। इस वाले में क्या करेंगे, EN में आपका इथिलीन डाइअमीन हो गया, इथेन 1,2 डाइअमीन, उसके सिस वाले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। आप M से भी कर सकते हो इसको, या प्लेटिनम से भी कर सकते हो, एज यू आर कंफर्टेबल, जिस हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो इसको भी हम प्लेटिनम ही लिख देते हैं, आप इसको ऐसे लिख लेना, MAA2B2। ओके जी, तो ये प्लेटिनम आ गया, एक EN यहाँ लग गया, एक EN आपके पास यहाँ लग गया। अब बाकी बचा CN, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इसका कौन सा फॉर्म लेते हैं, ट्रांस वाला, ये ट्रांस वाला फॉर्म हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक्टिव वाले में क्या हो जाएगा, लेट मी रब दिस, देखिए, इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सिस फॉर्म, ये हो गया इसका सिस। सिस कैसे लगाते हैं, मतलब आपको एडजेसेंट पोजीशन पे इसको लगाना होता है। देन इज अ CN, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इजी क्वेश्चन। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉजिटिव लेजेन्स टेस्ट। लेजेन्स एक्सट्रैक्ट हम किसके लिए बनाते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की और सल्फर की एस्टिमेशन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम इसको यूज करते हैं ना। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो नाइट्रोजन तो आपको सब में नजर आ रहा है, बट इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन तो होना ही चाहिए ना। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट, विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करती हैं। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, वैसे वैसे फोर्सेस बढ़ती हैं, तो आपके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। पर इसमें तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वो तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो बाकी तो बहुत आसान था, BrICl F। और क्वेश्चन कहाँ पे आ गया, क्वेश्चन हमें हैलोजेंस पे ही सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ा हैलोजन कहाँ कौन सा है, इसमें आयोडीन है, ठीक है। तो जितना बड़ा होगा आपके पास हैलोजन, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, उस हिसाब से उसमें फोर्सेज होंगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद 4 आ जाएगा जिसमें Br प्रेजेंट है। फिर उसके बाद Cl आ जाएगा, फिर उसके बाद F आ जाएगा। ऑप्शन देख लो बेटा कौन सी है, 3 4 2 एंड 1। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 6। ओके जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, दिस इज अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है जी। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। पहले मैं इसका आपको करेक्ट ऑर्डर लिख देती हूँ। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, इफ वी आर राइटिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देन इज अ ब्रोमीन, देन इज अ फ्लोरीन, देन इज अ आयोडीन। आपने एक बात नोट करी बेटा कि दिस इज नॉट अ रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर। इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरीन इन बिटवीन आ रहा है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, आप देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। क्लोरीन इज 3s2, मैंने वैलेंस शेल लिखा है 3p5, ओके। अब ये रहा आपका 3s, ये रहा आपका 3p, और थर्ड शेल है तो ऑब्वियस है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा, ओके जी। अभी मैंने ये क्लोरीन लिखा 3s2 एंड 3p5। जब सेकंड वाला क्लोरीन आता है, सेकंड वाले क्लोरीन के लिए ना मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस ऑर्डर को ना थोड़ा दूसरी सेंस में लिख रही हूँ, उधर से स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। दिस इज 3s2, दिस इज 3p5 and this is 3d।
देखो क्लोरीन में दूसरे क्लोरीन के साथ जब कंबाइन करता है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्योंकि क्लोरीन के पास अवेलेबिलिटी है वैकेंट डी ऑर्बिटल की, और जो इसका डाटा अवेलेबल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, वो भी इतना तो नहीं बोल रहा कि क्लोरीन और क्लोरीन में सिर्फ ही सिंगल बॉन्ड है। अगर क्लोरीन और क्लोरीन में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू इसके एक्चुअल डाटा से एग्री नहीं करती। तो इसका मतलब इसमें और कुछ भी हो रहा है और बॉन्ड भी बन रहा है कोई, ठीक है। इसमें एक्चुअली एक्सेप्टर डोनर मैकेनिज्म होता है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड द लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पी, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड तो इसने बना लिया, तो एक बॉन्ड इसने इसके साथ और बना लिया, डेटिव बॉन्ड। फिर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेक करी गई। जब इसकी दोबारा से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेक करते हैं तो इससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ बॉन्डिंग और हो रही है। तो नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो इसका नेक्स्ट लॉन पेयर है ये दूसरे को एक और डोनेशन करता है। तो यानी कि जब इसके एक्सपेरिमेंटल डाटा को देखा गया तो ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बैक डोनेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ये 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एमटीडी भी प्रेजेंट था और पी में लॉन पेयर भी प्रेजेंट था। अब देखो बेटे, क्लोरीन में, ब्रोमीन में और आयोडीन में, तीनों में ये काम हो सकता है क्योंकि सभी में एमटीडी और ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बस फर्क क्या होगा, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, बड़े एटम को होल्ड करने के लिए आपके पास बड़ी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, तो उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है अगर, तो उसमें ये ऐसे होगा। आयोडीन में बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी। तो अगर इन तीनों में चेक किया जाए तो ऑर्डर जस्टिफाइड है कि सबसे ज्यादा जितना लंबा होगा बॉन्ड, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उतना ही वो वीक बॉन्ड होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। तो सबसे पहले आपका क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन आ गया, अब आयोडीन आ गया। फ्लोरीन को क्या करें भाई? देखो फ्लोरीन क्या ये काम कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास पहली बात तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है। तो फ्लोरीन का क्या होता है कि फ्लोरीन के केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू है वो आयोडीन से तो ज्यादा होती है। रीजन उसका क्या है? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, ठीक है, बट क्लोरीन और ब्रोमीन से वो कम होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का अगर ऑर्डर आता है तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। अदरवाइज इफ ही इज आस्किंग अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। Photochemical smoke has a high concentration of the oxidizing agent। पहली ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड होते हैं। कैसे फॉर्म होता है फोटोकेमिकल स्मोक? जिसमें आपके पास ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और कीटोन दे देते हैं। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि दिस इज हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लासिकल स्मोक हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो गलत है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें NO2 लिखा है जबकि क्लासिकल स्मोक में SO2 होता है। तो अगर आपने एनवायरमेंटल पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड आउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ Li2O, KO2 एंड MgO। कैसे करेंगे इसको? पहला ऑप्शन देखते हैं, Li2O। Li2 में Li प्लस है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हो गए हैं तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन 2 में भी 2 नेगेटिव में भी 8 प्लस 2 10 हो गए। तो ये क्या आ गया अपना डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड होंगे। उसके बाद स्पीशीज है जी आपकी KO2। KO2 को तोड़ लो बेटा, कैसे होगा? K प्लस और O2 नेगेटिव। K प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 19 होते हैं पोटाशियम में, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो MOT में हमने क्या पढ़ रखा है बेटा कि O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 के प्लस 1 17। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद क्या बचा अपने पास? MgO। Mg में Mg2 प्लस है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो उसमें भी 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये 20 हो गया। ये भी क्या है? डाया। तो आंसर क्या बना भाई अपना? डाया, पैरा एंड डाया। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ओके जी, आसान सवाल था ये भी।
Next question is which of the following options contain the correct decreasing order of hydration energy? ये भी आसान है. हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज. जितना छोटा साइज होगा उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. बस आपको साइज का ऑर्डर आता तो आराम से कर लोगे. आप देखो बेटा Mg2+, मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+, आपको पता है कि ये छोटे होंगे ज्यादा साइज में इन कंपैरिजन टू द एल्कली मेटल. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज स्मॉल होता है. तो सबसे पहले क्या आएगा? मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कौन स्मॉल है? मैग्नीशियम. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो मैग्नीशियम सबसे स्मॉल होगा साइज में. मैं पहले साइज का ऑर्डर लिख देती हूँ. साइज में मैग्नीशियम स्मॉल है, उसके बाद क्या आएगा? कैल्शियम, और उसके बाद है पोटाशियम, रबीडियम एंड द सीजियम. पोटाशियम का साइज है, उसके बाद फिर रबीडियम, और फिर किसका साइज है? सीजियम का. तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? मैग्नीशियम की. अगर हम इसका हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद पोटाशियम, फिर उसके बाद रबीडियम, और फिर उसके बाद सीजियम. ओके जी, तो इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज? फिर से वही क्वेश्चन है, कौन से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? इसमें बेटा फिर से NO2 है, जिसकी स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, और NO है. ये दोनों इसमें क्या है? दोनों के दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. बाकी आप चेक करके देखोगे, इनमें से सब इवन इलेक्ट्रॉन्स वाली है. तो आंसर क्या आएगा इसका? 2. नेक्स्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन. फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A गिव्स B, टेम्परेचर है गिवन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, R की वैल्यू गिवन है 8.3 और नेचुरल लॉग दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ द डेल्टा G0 फॉर द अबव रिएक्शन निकालनी है. वेरी इजी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0? दिस इज -RT log of K. ठीक है जी. अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमें दी हुई है जी. R की वैल्यू दे रखी है 8.3, टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें पता है हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो दिस इज 300 log of K. K कितना दे रखा है हमें? K की वैल्यू दे रखी है 10⁻². तो बेटा माइनस ऑफ 8.3 इंटू 300 इंटू 2, और ln ये नेचुरल बेस है 10, इसकी वैल्यू है 2.3. तो माइनस ऑफ 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 300, 2 इंटू 2.3, ये आपके पास आ जाएगा. और इसको जब आप सॉल्व करोगे, दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली कुछ ये 11.45 के बराबर आता है. ठीक है. और इसमें कितना दे रखा है? इसमें द वैल्यू ऑफ द 2x, मतलब डेल्टा G0 कैलकुलेट करके इसको कितना दे रखा है? दिस इज 2x, वो भी माइनस में दे रखा है. तो इसको वो कंपेयर कर लेते हैं. ये देखिए, ये कितना दे रखा है आपके पास? 2x दे रखा है. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस डेल्टा G0 फॉर द अबव रिएक्शन इज x, द वैल्यू ऑफ 2x. अच्छा जी, ये दे रखा है आपके पास x, 2x नहीं दे रखा. दिस इज x. माइनस में माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 2x कितना आ जाएगा इसका? ये कुछ 22.9 के करीब आ जाएगा, जो कि राउंड ऑफ में 23 आ जाएगा, नियरेस्ट डिजिट. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज इनटू द प्रोडक्ट्स विद द हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट. द फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर द 90 मिनट्स इज. वेरी इजी क्वेश्चन. 2 सवाल थे इस पेपर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री से. देखो, सबको पता है रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज द, इसको आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी लगा सकते हो और काइनेटिक्स से भी आपका हो जाएगा. ये रेडियो एक्टिव डिके कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. देखो कितना दिया हुआ है उसमें? 30 मिनट दी हुई है हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड इज अ 30 मिनट. ठीक है. फ्रैक्शन ऑफ द टाइम लेफ्ट आफ्टर 90 मिनट. टोटल टाइम दिया हुआ है उसमें 90 मिनट. तो 90 मिनट में नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी इसकी? नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएंगी इसकी 3.
ठीक है, तो कितना लेफ्ट हो जाएगा, n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, इतना लेफ्ट होगा, फ्रैक्शन लेफ्ट। ठीक है जी, तो 1 अपॉन 2 इज n, क्या है रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ द हाफ लाइफ, और n बाय एन नॉट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट। कितना आ गया बेटे, ये आपके पास आ गया रेज टू पावर 3 1/8। उसने कितनी वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट की, 1/2t, 1/2t इज इक्वल टू 1/8, तो t कम्स आउट टू बी 3। अगर आपको ये नहीं फॉर्मूला आता आप उसको और सिंपल वे से भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में n था, n नॉट था, हाफ हो गया, कितने मिनट लगे 30 मिनट, फिर से 30 मिनट लगे तो कितना हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा, फिर से 30 मिनट लगाओगे तो फिर से कितना हो जाएगा, इतना, तो 1/8 जो आपके पास है 1/2t, तो आप इसमें से 2t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। दिस इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। बहुत आसान सवाल था, अगर आपको सीरीज आती है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि कितने इसमें से एलिमेंट्स हैं जो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। तो बेटा इसमें ये याद रखना है कि जितनी भी आपकी मेटल्स हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट लिबरेट द हाइड्रोजन, दैट लिबरेट द हाइड्रोजन। और इसमें से ना एक कॉपर को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सभी की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज होंगी, तो उस केस में रिड्यूस क्या होगा, अगर एक ये है अगर दूसरा इसके कंपैरिजन में मैं हाइड्रोजन ले लूं, हाइड्रोजन आपको पता है स्टैंडर्ड है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर किसी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो देखो मेटल आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और हाइड्रोजन इस केस में क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आ जाएगा आंसर इसका। कितनी बाकी मेटल्स बची, 1 2 3 4 5 6। आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा लो, 2 हो जाएगा, और यहाँ का हाफ हम रिमूव कर देते हैं। ओके जी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ऑल दीज मेटल्स विच आर हैविंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बेटा, दैट विल लिबरेट द हाइड्रोजन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन द आयनिक इक्विलिब्रियम। देख रहे हो आप, आयनिक इक्विलिब्रियम में से काफी सवाल पूछे हैं उसने। क्या कह रहा है भाई, वो एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है वाटर का हमारे पास। ओके जी, तो वाटर इन द गैसियस स्टेट गिव्स अस द हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट। इसमें वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन थी आपके पास, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दी हुई है। ओके जी, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पहले क्या होगा, ये 1 है, इसका प्रेशर ये 0 0 है, प्रोडक्ट तो बनते ही नहीं है एट द स्टार्ट में। टाइम t पे क्या हो गया, 1 में से अल्फा, अल्फा बेटा यहाँ पे DOD है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये भी अल्फा होगा और ये भी क्या होगा, अल्फा बाय 2 होगा। बस आपको प्रेशर पता है, आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो। क्या हो जाएगा बेटा जी, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर 1/2 एंड द प्रेशर ऑफ वाटर। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, अल्फा, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, अल्फा बाय 2 की पावर 1/2, और प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, 1 माइनस अल्फा। आपने एक बार नोट करिए, जो उसने वैल्यू दी हुई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, वो x इंटू 10⁻⁻2 है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बहुत कम है तो दिस मीन्स 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर 3/2 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/2। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 कर दिया। ओके बेटा, आप देखो उसमें k इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी थी 2 इंटू 10⁻⁻3 और 2 इंटू 2 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, अल्फा रेज टू पावर 3/2। बाकी तो मैथमेटिक्स है,
2 की पावर 3/2 हो जाएगी, 10⁻³ अल्फा रेज टू पावर 3/2। आप इसको भी कन्वर्ट कर लो 3/2 में, 2 रेज टू पावर 3/2, 10⁻² रेज टू पावर 3/2 अल्फा रेज टू पावर 3/2। आप कलेक्टिवली इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻² की पावर होल रेज टू पावर 3/2। ठीक है जी, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁻², और वो कितना दे रखा है, x × 10⁻²। तो x की वैल्यू आप इसमें से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2। वही बेटा उसने क्वेश्चन में हमें पूछा था, तो x = 2। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, इसका कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपके माइंड में आ गया होगा कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। दैट विल रियली हेल्प यू। डोंट गेट डिप्रेस्ड बेटा, अभी और भी चांस है आपके पास। You can carry forward with all these concepts for your next attempt so that you can score well in that. Keep revising, keep learning. Thank you.